मुझे विधवा हुए 10 साल हो चुके थे। ना ही मेरी कोई औलाद थी और ना ही मैंने दूसरी शादी की बात सोची थी। बस घर में अकेली ही रहती थी। मुझे अपने मरे हुए पति से बहुत प्यार था, इसीलिए रोज रात को मैं उनकी कमीज अपने साथ रखकर सोती थी। मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैं सुबह जब उठती तो मुझे चक्कर आते और मेरे पेट में दर्द होता। एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वह बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं तो कई सालों से विधवा थी और ऊपर से घर में कोई आदमी भी नहीं था। उस रात मैं बहुत परेशान थी। पति की कमीज सीने से लगाए लेटी हुई थी कि तभी मुझे कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। जैसे ही मैंने कमीज की जेब में हाथ लगाया तो सर पर मेरे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि अंदर से तो मेरा नाम अंजलि है। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन वंशिका की शादी थी। इसीलिए हम बहन भाइयों ने बहुत हल्ला गुल्ला मचा रखा था। वह हम सब बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और उसके बाद मेरा नंबर आता था। उसके बाद मुझसे छोटी 2 बहनें और 1 भाई था। हमारे घर की ये पहली शादी थी। आज मैंने सोच रखा था कि मैं अपने जीजा जी के जूते चुराई की रस्म में उनसे पूरे 5,000 रुपये लूँगी, क्योंकि वह बहुत अमीर थे। मेरे जीजा जी बहुत अच्छे पैसे कमाते थे। मैंने पीले रंग का सूट पहनकर जीजा जी के जूते चुराने की बातें कर ही रही थी कि तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और वह मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने गौर किया तो वह मुझे काफ़ी परेशान लग रही थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी और ऐसा लगता था मानो वह रो रही थी। मैं बोली, मम्मी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मम्मी मेरे पूछने पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर मम्मी ने मेरे हाथ में एक खत थमा दिया था। मैंने जल्दी से वह खत खोल कर देखा तो वह वंशिका दीदी की तरफ से था। इसमें लिखा था कि मम्मी, मुझ में अब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकूं, इसीलिए मैंने इस खत का सहारा लिया। मैं रमन से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। मैंने अपनी मोहब्बत पर समझौता कर लिया था मम्मी, मगर आज उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ घर से भागकर नहीं गई तो फिर वह जहर खाकर अपनी जान दे देगा। मम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए अब मैं यह घर छोड़कर अपनी मोहब्बत के साथ भाग रही हूँ। मम्मी, मैं जानती हूँ कि इस तरह से आपकी बहुत बेइज्जती होगी, और लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और अगर हो सके तो मेरे लिए आप प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। मैं तो अपनी दीदी का खत पढ़कर कांपने लगी थी। मम्मी बोली, अंजलि, क्या तुम्हें अपनी बहन की इन काली करतूतों के बारे में पहले से पता था? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मम्मी कसम से मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, वरना मैं दीदी को कभी भी इस घर से जाने न देती। मम्मी कहने लगी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब देखना तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बताओ बेटी, अब इस हाल में आखिर हम लोग क्या करें? मैं मम्मी से बोली, मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आप जो भी कहेंगी मैं आपके बताए अनुसार वैसा ही करूँगी। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, अपने बाप की इज्जत अब तुम ही बचा सकती हो। अपनी कमबख्त बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे मम्मी से इस तरह की बात की कोई उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं बोली, मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपकी बात मान ली और यह शादी कर भी ली तो खुद सोचिए, जब मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चलेगा तो वह मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे? वह तो मेरा जीना ही हराम कर देंगे। मम्मी कहने लगी, मगर तुम्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं है क्या कि तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं? वह यह सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, अपने बाप को अर्थी पर लिटाना चाहती हो या फिर ये दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप पर बैठना चाहती हो। मैंने दुल्हन के जोड़े की तरफ देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मुझे अपने बाप की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी ही पड़ी। इतना धोखा तो ससुराल वालों को देना ही था, क्योंकि मैं मजबूर थी। आखिर मैं करती भी तो क्या? मैंने अपने ससुराल में घूंघट नहीं हटाया। मैं घूंघट के अंदर छुपी सारी रस्मों में रोती रही थी। मैं तो यह सोच भी नहीं पा रही थी कि जब मेरा दूल्हा घूंघट उठाएगा तो वह मेरे साथ कैसा सुलूक करेगा। कहीं जल्लाद की तरह मेरे
ऊपर हाथ ना उठा दे। वह अपने घर वालों को कमरे में बुला लेगा और फिर यह सब मुझ पर बड़ी तेजी से टूट पड़ेंगे। यही सोचकर मैं रोती रही थी। खैर, मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे विदा कर दिया था। वह नहीं जानते थे कि मैं वंशिका नहीं बल्कि अंजलि हूँ। कुछ ही देर के बाद में मैं विदा होकर रमन के घर आ चुकी थी। मेरी सासू माँ मुझे मेहमानों के बीच में बिठाकर कुछ रस्में पूरे करना चाहती थी। मैंने सरदर्द का बहाना बना लिया और रमन से कहा कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। रमन ने अपनी माँ से कह दिया कि आप बाकी रस्में सुबह कर लीजिएगा। उन्हें कोई ऐतराज नहीं हुआ। मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। थोड़ी देर के बाद ही रमन भी कमरे में आ गए। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट पलट दिया। वह मुझे देखकर एक पल के लिए बिल्कुल दंग रह गए थे। वह तो कुछ बोलने की भी स्थिति में नहीं थे। फिर उन्होंने बड़ी देर के बाद जो शब्द कहा वह मेरे दिल को सुन्न करने के लिए काफी था। वह बोले, तुम वंशिका की छोटी बहन अंजलि हो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वह बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। मैं रोते हुए बोली, रमन, वंशिका दीदी आज घर से भाग गई हैं। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी ने ही उनका खत मुझे लाकर दिया था और जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह किसी और से मोहब्बत करती है और इसीलिए उसके साथ घर छोड़कर जा रही है। उस टाइम मम्मी बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्हें पापा की इज्जत की फिक्र थी, इसीलिए उन्होंने मेरे सर पर दुल्हन का दुपट्टा डालकर मुझे मंडप में बिठा दिया। रमन अपना सर पकड़कर बैठ गए। वह बोले, अच्छा, जब पंडित जी ने फेरे लगवाए थे तो मुझे थोड़ा सा शक तो हुआ था कि वह वंशिका की जगह अंजलि का नाम क्यों ले रहे थे, मगर उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मेरा वहम है। मैं बोली, जी, मम्मी ने ही पंडित जी से बात की थी कि इसे मंडप में भेज रहे हैं। पंडित जी को इन सब चीज़ों के बारे में सब पता था, इसीलिए मेरी शादी पंडित जी ने मेरा ही नाम लेकर करवाई। मम्मी ने शादी के टाइम खाना टेबल पर लगा दिया था ताकि खाने की वजह से किसी का नाम की तरफ कोई ध्यान ही ना जाए। रमन ने सिर हिला दिया। फिर बोले, तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्या? मैं बोली, मुझे यह रिश्ता मंजूर है या नहीं। उस टाइम मुझे जो चीज़ डरा रही थी वह यह कि अब आप और आपकी फैमिली मेरे साथ कैसा सुलूक करेंगी। रमन कहने लगे, अंजलि, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। इस बात का सबूत के लिए यही काफ़ी है कि तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तुमने अपने माँ बाप को बदनामी से बचा लिया और अगर आज बारात खाली वापस लौटती तो यकीनन हमारी भी बहुत बदनामी हो जाती। तुमने हमें भी तो बदनामी से बचा लिया है। रमन कहने लगे, अंजलि, तुम एक अच्छी खासी प्यारी लड़की हो। मुझे तुम्हें अपनाने में कोई समस्या नहीं है। मैं तो रमन की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। क्या कोई सच में इतना अच्छा हो सकता है? मैं भी अब जरा तसल्ली में बैठ गई थी। फिर रमन ने मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दिया और कहने लगे, तुम आराम से अपने घर बात कर लो और अपनी माँ को सारी बात बता दो कि रमन को अब सच्चाई का पता चल चुका है और वह परेशान ना हो। उन्हें दिलासा दे दो, रमन की बात सच साबित हुई थी। जब मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो वह रोने लगी और बोली, जब से तुम विदा होकर गई हो मैं तो सूली पर लटकी हुई हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फ़ोन करके अपने बारे में बता दिया। सच जानने के बाद रमन ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, मगर जब मेरी असलियत घर वालों के सामने खुली तो सबने बहुत ऐतराज़ किया। मेरी सास तो कहने लगी, बेटा, उसे अभी के अभी डाइवोर्स देकर इस घर से निकाल दो। उसके माँ बाप को भी तो पता चले कि यह धोखा नहीं चलता है। यह रिश्ता ना हुआ जैसे हम सब्जी मंडी से सब्जी लेने गए हों, हमें दिखाया कुछ और गया और पैक करके कुछ और दे दिया गया हो। तब रमन ने ही सबको तसल्ली दिलवाई और उसने सबसे कहा, मुझे अंजलि वंशिका से भी ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर आप में से किसी ने भी उसके साथ बुरा सलूक किया तो मुझे बहुत दुख होगा। खैर, रमन ने बहुत बड़ी रिसेप्शन पार्टी दी थी और यह सब देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया था। पार्टी के बाद सब मेहमान चले गए तो मैंने महसूस किया कि मेरी सास अभी भी मुझसे खिंची खिंची थी। रमन ने अपनी माँ को मजबूर कर दिया था कि वह मेरा ख्याल रखें।
आखिरकार मेरी सास का भी धीरे धीरे दिल पिघल ही गया। अब हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मेरे पति रमन यूपी में स्पेशल पुलिस फोर्स में ड्यूटी पर तैनात थे। स्पेशल वालों की तो कभी भी छुट्टी होती ही नहीं थी, 24 आवर ड्यूटी होती है। और उन्होंने मुझे हर खुशी दी थी। वह कभी मुझे घुमाने ले जाते तो कभी शॉपिंग कराने ले जाते। मेरी जिंदगी बहुत हसीन चल रही थी। फिर वह अपनी ड्यूटी पर चले गए। रमन के जाने के बाद भी मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू, मेरा बेटा तो अब ड्यूटी पर चला गया है, लेकिन तुमने खुशखबरी अभी तक नहीं सुनाई है। मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। मैंने अपनी सास को बताया कि अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। यह सुनकर वह कुछ मायूस हो गई और कहने लगी, बहू, मेरे बेटे की जॉब ऐसी है कि उसकी ड्यूटी बहुत खतरनाक इलाकों में होती है और उसके दुश्मन भी काफ़ी बन गए हैं, क्योंकि वह रिश्वत भी बिल्कुल नहीं लेता और वह बहुत नेक लड़का है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हजारों साल जिए, मगर मैंने उससे कह दिया है कि जहाँ फर्ज की बात आए वह एक पल के लिए भी देरी ना करे और अपनी जान की बाजी लगा दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास हो। मैं अपनी सास की बात सुनकर गुमसुम सी हो गई थी। मैं बोली, माँ जी, भगवान के लिए आप ऐसी बातें मत करिए, मेरे दिल में बहुत घबराहट होती है। वह मुस्कुरा दी और मेरे सर पर हाथ फेर कर प्रार्थना करने लगी कि तुम सदा सुहागन रहो। फिर वह कहने लगी, बेटी, तुम ऐसा करो कि कुछ साल के लिए रमन के ही पास चली जाओ, तब तक मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मेरे बेटे रमन को सरकारी क्वार्टर तो मिल ही गया था, तुम उसके पास जाकर रह सकती हो। रमन को भी औलाद की बहुत ख्वाहिश थी और मुझे अपनी सास से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा कि वह मुझे हमेशा मेरे पति से दूर रखेंगी और उनके पास जाने ही नहीं देंगी, मगर उन्होंने मेरे इस ख्याल को गलत साबित कर दिया था। मेरी सास ने उसी दिन रमन को फोन करके कह दिया कि वह मुझे रमन के साथ रहने के लिए वहाँ भेज रही हैं। रात में मुझे रमन की कॉल आ गई। वह बहुत खुश लग रहे थे और कहने लगे कि लगता है मेरे जाने के बाद तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, जो मम्मी तुम्हें मेरे पास भेजने के लिए राजी हो गई हैं। मैं भी मुस्कुरा दी। वह कहने लगे, मैंने जब से यह खुशखबरी सुनी है कि तुम मेरे पास रहने के लिए आ रही हो, मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। मैं कल तक सारे इंतजाम कर लूँगा और फिर यहाँ आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मुझे यह सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। खैर, जो भी था, मैं बहुत खुश थी। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरी सास भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। शाम को रमन का फोन आना था, ये बताने के लिए कि इंतजाम पूरे हुए हैं या फिर नहीं। जब शाम हुई तो रमन के नंबर से फोन आने लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से कॉल उठाई तो किसी ने हेलो कहा, लेकिन हेलो मेरे रमन की आवाज़ नहीं थी। अचानक से मैं घबरा गई। मैं बोली, जी कौन? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी आप रमन के घर से बात कर रही हो? मैंने जल्दी से कहा, जी मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूँ। फोन पर कुछ देर के लिए वह चुप हो गए। फिर उनकी आवाज़ आई कि आपके रमन की शहादत हो गई है। रमन अब इस दुनिया में नहीं है। यह शब्द मुझ पर गोली की तरह आकर गिर गए। मैं एकदम से ठहर सी गई। मेरी सास ने जल्दी से मेरे हाथ से फोन ले लिया। फिर उन्हें भी रमन के शहीद होने की बात बता दी गई। उनका मामला मुझसे भी बहुत बुरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए कहने लगी, मुझे शहीद की माँ होने पर फक्र है। काश मेरे 10 बेटे होते तो मैं अपने सभी बच्चे इस वतन के लिए कुर्बान कर देती। अपनी सास का यह जज्बा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत डर गई। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वह भी हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी, मगर मुझे रोने से मना कर रही थी और बोली, बहू ये आंसू छुपा लो, दुखी मत हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई औरत तुम्हारे आंसू देखकर घबरा जाए और अपने पति को अपने वतन की खातिर जान देने से रोक ले। मैं तो उनका हौसला देखकर हैरान हो ही जा रही थी। फिर मेरे रमन को बहुत ही शान शौकत के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मैं खुश थी कि मैं एक शहीद की पत्नी थी, मगर मेरा जो दिल था वो संभल ही नहीं रहा था। मैं इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी।
मेरे पति रमन बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की थी। उन्होंने मुझे लोगों के सामने रुस्वा होने से बचाया था और मेरे माँ बाप की लाज रखी थी। फिर मैं कैसे न कैसे इस इंसान से मोहब्बत करने लगी। मैंने अपनी सास से कह दिया कि मैं रमन के बाद आपका सहारा बनूंगी। मैं घर से निकलकर आपके लिए कमाऊंगी। मगर मेरे कमाने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि रमन की पेंशन आने लगी थी और उसी से घर का खर्च चल रहा था। अब हम दोनों औरतें घर में मर्दों की तरह घूमती रहती थीं। कभी कभार एक दूसरे के सीने से लगकर रो लिया करती थी। मेरी सास अक्सर कहती कि काश रमन का बच्चा होता, वो तुम्हारी गोद में खेल रहा होता तो हमारे घर में इतनी उदासी ना होती। मैं भी यही सोचती थी कि काश रमन जाने से पहले मुझे अपना वारिस देकर जाते। खैर, यूं ही समय बीतने लगा। मेरी उनसे और मोहब्बत बढ़ने लगी थी। तब मेरे माँ बाप ने मुझे अपने साथ जाने के लिए कहा। मम्मी ने मेरी सास से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी और यह भी कहा कि आप मेरी बेटी को दूसरी शादी की इजाज़त दे दें, ताकि आगे पहाड़ जैसी लंबी जिंदगी वो किसी और के सहारे काट सके। क्योंकि कल को तो हम भी मर गए और फिर आपको भी अगर कुछ हो गया तो मेरी बेटी को तो लोग भेड़ की तरह नोच कर खा जाएंगे। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि मेरी तो इजाज़त है, आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, मगर जब मेरी बेटी की शादी करिएगा तो मुझे भी ज़रूर बुलाइएगा। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी, मगर मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया। मैं बोली, मम्मी, रमन ने जाने से पहले मुझसे वादा किया था और मुझसे कहकर गए थे कि तुम मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना। मैं अपने मरे हुए पति का हुक्म नहीं टाल सकती। मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मम्मी और पापा ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर मैं उनके साथ नहीं गई। मेरे पास जिंदगी बिताने के लिए रमन की बहुत सी यादें थीं। अब मैं हर रात रमन की तस्वीरें और उनके कपड़ों को गले से लगाकर सोती और उनसे ढेरों सारी बातें किया करती। यूं ही मेरी जिंदगी के 10 साल बीत गए। अब मेरी सास बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। मैं उनका बहुत ख्याल रखा करती थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी सास भी मुझे कहने लगी कि अंजलि, तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैं उनकी बात पर हंसकर उनकी बात टाल देती। एक दिन मेरी सास कहने लगी, अंजलि, अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। मेरी बच्ची, तुम अब दूसरी शादी कर लो, ताकि जब मैं मरकर अपने बेटे के पास जाऊं तो वह जब मुझे देखे तो मुंह ना फेर ले और मुझसे यह सवाल करे कि आप मेरी धर्मपत्नी को किसके पास छोड़कर आई हो। मैंने अपनी सास को कहा कि आपको आपके मरे हुए बेटे की कसम, आपने अगर आज के बाद मेरी शादी का नाम लिया। मेरी सास अपना सर पकड़कर बैठ गई। अब मेरी तबीयत हर समय खराब रहने लगी थी। मेरा जी घबराता रहता था और हर टाइम मुझे मितली सी आती रहती थी, मगर मैं अपनी इस बीमारी को नज़रअंदाज करती रही। लेकिन यह सब कुछ मेरी सास की निगाहों से बच नहीं सका। वो कहने लगी, मेरी बेटी, तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। मैं तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैंने मना कर दिया, मगर आज तो मेरी सास बच्चों की तरह जिद करने लगी। वह कहने लगी कि मैं तुम्हें हर हाल में अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। और वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए और मेरा चेकअप करने के बाद वह बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, आप तो प्रेग्नेंट हैं। यह बात सुनकर मैं और मेरी सास दोनों हक्का बक्का रह गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन डॉक्टर दवाइयों के बारे में बताती रही और सावधानी का कहती रही, मगर मेरे पल्ले तो उनकी कोई बात नहीं पड़ी। मेरा दिमाग तो इसी उलझन में था कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर, हम दोनों सास बहू घर आ चुकी थी। सारे रास्ते हम दोनों चुप रहे। घर आकर मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम उस बच्चे के बाप को फ़ोन करके बुला लो और मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी तो तुम मेरी फिक्र ना करना। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, माँ जी, रमन मेरी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी आदमी था।
के बाद मैंने कभी किसी आदमी से अपना रिश्ता नहीं लिया। शायद डॉक्टरनी झूठ बोल रही है। मेरी सास मुस्कुराने लगी और बोली, बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी जवान लड़की हो। मैं जानती हूँ तुम्हें जिंदगी बसर करने के लिए किसी सहारे की जरूरत ही है। अच्छा ही हुआ कि तुमने खुद ही ढूंढ लिया। बेटी मैं तुम्हें गलत तो नहीं कह रही हूँ, फिर तुम क्यों घबरा रही हो? मैं बिना कुछ कहे ही कमरे में आ गई और रामायण उठाकर ले आई। मैं बोली कि इस किताब पर मैं हाथ रखकर कहती हूँ कि मेरी जिंदगी में रमन के अलावा और कोई आदमी नहीं आया। अब मेरी सास भी परेशान हो चुकी थी। वह कहने लगी, यह तो बहुत फिक्र की बात है, न जाने हमारे घर पर कौन घात लगाकर बैठा है। अब मैं और मेरी सास दोनों परेशान हो चुके थे। मेरी सास कहने लगी, बेटी हमें उस मुजरिम को जरूर ढूंढना है, इसीलिए आज से ना तुम सोना और ना ही मैं सोऊंगी। फिर देखते हैं कि आखिर यह सब किसका किया धरा है। खैर जब रात हुई तो मैं प्लान के मुताबिक अपने पति की तस्वीर और कपड़े अपने सीने पर रखकर सोने का नाटक करने लगी। करीब रात के 12 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आदमी मेरे कमरे में आया है। मैंने जल्दी से दोनों आंखें खोलकर उठकर बैठ गई। तब मुझे एक रुमाल नजर आया। कमरे की खिड़की से अंदर आने वाला आदमी मेरी नाक पर रखकर मुझे बेहोश करने वाला था, मगर मैं उठकर बैठ चुकी थी। सामने नजर पड़ी तो मैं बिल्कुल दंग रह गई। जमीन आसमान की गर्दिश रुक गई थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पति था। मेरे सामने रमन खड़े थे। तभी मेरे कमरे का दरवाजा फिर से खुला और मेरी सास भी कमरे में आ गई। वह भी अपने बेटे को देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी। वह भाग कर आई और रमन के गले लग गई और कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? जबकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर रमन कहने लगे, मम्मी आप तो जानती हैं ना, मैं एक जासूस हूँ। मैं देश की खातिर दुश्मनों की जासूसी करता था। जिन दिनों में मेरी शादी हुई थी तो मेरे एक बड़े अफसर को पता चला कि हमारे देश में दुश्मन घुस आए हैं, जो हमारे राजों को हासिल करके देश में फसाद फैलाना चाहते हैं। मैं माहिर जासूस था, इसीलिए मुझे वापस ड्यूटी पर बुलवा लिया गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर आपने यह फैसला किया कि अंजलि को आप मेरे पास भेजना चाहती हैं। फिर इसीलिए मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा। मम्मी मेरे साथ जो लड़का उस मिशन में शामिल था वह बेचारा शहीद हो गया। उसके आगे पीछे कोई नहीं था और उसका चेहरा पूरी तरह से झुलस गया था। इसीलिए मैंने ये कहलवा दिया कि वह मेरी लाश है, क्योंकि उस मिशन पर मेरे बचने की भी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और यह भी हो सकता था कि मेरी लाश भी आपको ना मिलती। मैंने अपनी तरफ से लाश भिजवाकर जासूसी करता रहा, लेकिन मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं उस मिशन में कामयाब हो गया और बच गया। अब मैं वापस आना चाहता था, मगर आप दोनों से मैं बहुत शर्मिंदा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस फिर मैंने यह मन बनाया कि जब अंजलि प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप लोग बच्चे के बाप को तलाश करते करते मुझ तक पहुंच जाओगे। और आज ठीक वैसा ही हुआ। मम्मी आपको बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। वह दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। मेरी सास कमरे से चली गई तो रमन मेरी तरफ आए, मुझसे मुस्कुराकर बोले, मुझे माफ नहीं करोगी? मैं उन पर चीखने चिल्लाने लगी। मैं बोली, मैंने 10 साल विधवा बनकर बिताए हैं, बिना किसी सहारे के। मैंने अपनी जिंदगी के 10 खूबसूरत सालों को गमों के हवाले कर दिया। क्या यह कम है? रमन कहने लगे, अंजलि तुम बिल्कुल सच्ची हो, मगर एक बार मैंने तुम्हें अपनाया था जब तुम उस जिंदगी से हार बैठी थी और बहुत घबराई हुई थी, और आज मैं घबराया हुआ हूँ तो तुम भी मुझे अपना लो। रमन की इस बात के बाद मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मैं आज एक बहुत खूबसूरत बेटे की माँ बन चुकी हूँ। यह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। यह टाइम हमने बहुत सालों बाद बिताया। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे पति को वापस लौटा दिया और उनकी गैर मौजूदगी में मेरे कदमों को बहकने से भी रोक लिया, वरना शायद आज मेरी किस्मत में इतनी खुशियाँ ना होती। दोस्तों, इस कहानी को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।